हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप सभी इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे थे। इससे पहले आप सभी को फ्रांस की राजक्रांति के राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण को पढ़ाया जा चुका है। आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे फ्रांस की राजक्रांति के बौद्धिक कारण, यानी जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, उसके बौद्धिक कारण कौन कौन से थे। बच्चों, फ्रांस की क्रांति में बौद्धिक कारण भी मुख्य रूप से उत्तरदायी था। बच्चों, रायकर ने कहा है कि फ्रांसीसी दार्शनिकों के लेखों के माध्यम से तत्कालीन फ्रांस की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बुराइयों का अवलोकन किया जा सकता है। यानी रायकर के कथनानुसार जो फ्रांसीसी दार्शनिक थे, उनके लेखों के माध्यम से हम फ्रांस की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बुराइयों को समझ सकते हैं। असल में फ्रांसीसी दार्शनिकों ने फ्रांसीसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त बुराइयों को अपने लेखों में उजागर किया है, जिससे फ्रांसीसी जनता जागरूक हुई। यानी उन लेखों को पढ़ के फ्रांसीसी जनता जागरूक हुई और विद्रोह के लिए तैयार हुई। बच्चों, केटलवी का कथन है कि सभी प्रकार के लेखकों ने फ्रांस की क्रांति तैयार की। यानी जो दार्शनिक थे, उन्होंने फ्रांस की क्रांति को एक प्रकार से हवा दी। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे मॉन्टेस्क्यू के बारे में। मॉन्टेस्क्यू जो कि एक दार्शनिक है। बच्चों, मॉन्टेस्क्यू कुलीन परिवार में जन्मा था और इंग्लैंड में उसने कुछ वर्ष बिताए थे, जिसके कारण वह वहाँ की शासन पद्धति से काफ़ी प्रभावित था। उसने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक कौन सी है, द स्पिरिट ऑफ लॉ, में उसने राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का बड़े जोर से खंडन किया था। यानी मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उसने राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का बड़े जोर से विरोध किया था और फ्रांसीसी राजनीतिक संस्थाओं की कड़ी आलोचना की थी। वह वैधानिक शासन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। उसका मानना था कि जब तक शासन के क्षेत्र में शक्तियों का पृथक्करण न हो जाता, तब तक निरंकुश शासन का अंत नहीं होता। जिसके अनुसार शासन के 3 प्रमुख अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को अलग अलग हाथों में रहने की उसने सलाह दी। यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को अलग अलग हाथों में रखने की उसने सलाह दी। उसका विचार था कि फ्रांस में ये तीनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति अर्थात राजा के हाथों में केंद्रित हैं, इसीलिए फ्रांस की जनता को स्वतंत्रता नहीं है। और बच्चों, मॉन्टेस्क्यू की इसी विचारधारा से फ्रांस का जो बौद्धिक वर्ग था, वो बहुत प्रभावी हुआ। अब बच्चों, हम बात करते हैं वॉल्टेयर के बारे में। वॉल्टेयर एक दक्ष पत्रकार तथा व्यंग्यकार था। वह जनतंत्र में विश्वास नहीं करता था और चर्च से काफ़ी चिढ़ा हुआ था। राजनीति के क्षेत्र में वॉल्टेयर के विचारों को उदार या प्रजातांत्रिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसे प्रजा के सुधार की शक्ति में कतई विश्वास नहीं था। आवश्यक सुधार के लिए वह राजा को ही उपयुक्त मानता था। यानी उसका मानना था कि जो सुधार हो सकते हैं वह राजा के माध्यम से ही हो सकते हैं। वह प्रसा के राजा फ्रेडरिक के प्रबुद्ध निरंकुश शासन को एक आदर्श शासन मानता था। यानी जो प्रसा एक राज्य था, उसके राजा थे फ्रेडरिक, उनके प्रबुद्ध निरंकुश शासन को वह अपना आदर्श मानता था। फिर भी उसने तत्कालीन अवस्था के विरुद्ध रचनाएं की, जिससे लोग काफ़ी प्रभावित हुए। अब बच्चों, हम बात करेंगे रूसो। बच्चों, रूसो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूसो का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत साधारण थी। यानी साधारण परिवार में जन्म लेने के कारण उसकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत साधारण थी। वह लापरवाह एवं घुमक्कड़ किस्म का व्यक्ति था। उसने तर्क के आधार पर फ्रांस की पुरातन व्यवस्था की धज्जी उड़ा दी। पुरातन मतलब जो पुराने समय से चली आ रही थी, और सर्वसाधारण के मन में क्रांति की भावना
भर दी। इसीलिए रूसों को क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति में रूसों को क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक सामाजिक समझौता, यानी रूसों की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उसने बताया कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में अच्छा होता है और बाद में सभ्यता और संस्थाएं उसे दूषित कर देती हैं। उसने बताया कि जनता ही सर्वोपरि है, यानी उसका मानना था कि जनता ही सर्वोपरि है और सार्वभौम सत्ता जनता की इच्छा में ही निहित है, जिसे सामान्य इच्छा कहा जाता है। उसका कहना था कि राज्य के कानून को इसी सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, लेकिन कानून का स्वरूप ऐसा नहीं रह गया, बल्कि यह शासक की इच्छा पर निर्भर रहने लगा। तो बच्चों, यही सारी विचारधाराएं जो रूसों की थी, इससे फ्रांस की जनता बहुत प्रभावित हुई। अब बच्चों हम बात करेंगे दिदरों के बारे में। बच्चों, दिदरों ने ज्ञानकोश का संपादन किया। किसका संपादन किया? ज्ञानकोश का, जिसमें अपने समय के योग्यतम व्यक्तियों की रचनाएं संकलित थीं। इस पुस्तक में लोगों के समक्ष ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को तर्क के आधार पर रखने की कोशिश की गई थी। इसमें धर्म और राजनीति से संबंध बड़े ही आलोचनात्मक लेख छपे थे। इसके अलावा राजतंत्र की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता, चर्च की भ्रष्टता, सामंत पद्धति तथा सामाजिक असमानता, शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कानून इत्यादि पर कई लेख लिखे गए थे। इन लेखों ने जनता को नए दृष्टिकोण से सोचने को मजबूर किया, जिससे फ्रांसीसी सरकार घबरा गई और दिदरों को परेशान करने लगी। ठीक है बच्चों।